बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो लिंग्विस्टिक थ्योरीज को, जनरेटिविज्म और स्ट्रक्चरलिज्म। सबसे पहले हम इजीएस्ट वर्ड्स में अंडरस्टैंड करेंगे इन दोनों थ्योरीज को, उसके बाद हम देखेंगे इनकी एग्जांपल्स और इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को। स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक बेसिकली एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मतलब कि सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल होते हैं जिनके ज़रिए हम एनालाइज करते हैं लैंग्वेज को। कैसे एनालाइज करते हैं लैंग्वेज को? एज कॉम्प्लेक्स एंड सेल्फ कॉन्टेन्ड। सेल्फ कॉन्टेन्ड का मतलब होता है कि लैंग्वेज जो है वो एक क्लोज्ड लूप की तरह होती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बाहर देखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें सिर्फ लैंग्वेज के रूल्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है जो लैंग्वेज के अंदर ही होते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए इसको कंपेयर किया जाता है चेस के गेम के साथ। जैसे कि चेस का गेम खेलते वक्त हमें किंग की हिस्ट्री पता करना या उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि हमें सिर्फ ये समझना ज़रूरी होता है कि वो मूव कैसे करता है उस गेम के अंदर। यानी कि हमें उस बोर्ड रूल्स को समझने की ज़रूरत होती है, गेम के रूल्स को समझने की ज़रूरत होती है, हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से हमें लैंग्वेज की भी हिस्ट्री को समझने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रूल्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। जो चेस की गेम थी उसके जो रूल्स होते हैं वो एक हैंडबुक के अंदर लिखे हुए होते हैं, जबकि जो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर स्टोर होते हैं। हर उस इंसान के दिमाग के अंदर स्टोर होते हैं जो लैंग्वेज को बोलता है। अब हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज के वो कौन से रूल्स होते हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला रूल है पैराडिग्मेटिक। पैराडिग्मेटिक जो रूल है इसको रूल ऑफ सिलेक्शन भी कहते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस रूल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डैश सेट ऑन द मैट। इसके ऑप्शंस हैं कैट, डॉग, चाइल्ड एंड गेस्ट। हम इंटरनल मैप के ज़रिए, जो इंटरनल मैप के रूल्स हमारे दिमाग के अंदर स्टोर हैं, उसके ज़रिए हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो दो ऑप्शंस हैं कैट और घोस्ट वो इस स्लॉट के अंदर फिट आते हैं। मतलब कि सबसे पहला जो रूल है वो है पैराडिग्मेटिक यानी कि रूल ऑफ सिलेक्शन। हमें वर्ड्स को सिलेक्ट करना आना चाहिए उनके प्रॉपर स्लॉट पर। दूसरा रूल जो है वो है रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। इसको हम रूल ऑफ ऑर्डर भी कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चरल रूल होता है जिसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम। द कैट एट द फिश। ये ठीक है क्योंकि इसमें रूल फॉलो हो रहा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसी में एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं हम। द फिश एट द कैट। इसमें स्ट्रक्चर तो फॉलो हो रही है कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन इसमें सीक्वेंस चेंज हो गया। इसका मतलब जो रूल है वो ब्रेक कर दिया है हमने। तो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर जो सेकंड रूल है जो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए वो है रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। इस रूल के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए और सीक्वेंस को चेंज नहीं करना चाहिए ताकि ये रूल ब्रेक ना हो। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ में स्ट्रक्चरलिज्म कैसे वर्क करती है। इसमें हम ट्रैफिक लाइट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं रूल्स ऑफ सिलेक्शन यानी कि प्रैग्मेटिक के ज़रिए। रूल्स ऑफ सिलेक्शन के ज़रिए हम देखते हैं कि रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, ग्रीन का मतलब होता है गो और येलो का मतलब होता है स्लो। अगर हम इसमें एक और लाइट यानी कि पर्पल लाइट ऐड कर दें तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। वो जो पर्पल लाइट है वो इस्टेब्लिश्ड रूल्स का पार्ट नहीं होगी। जो इंटरनल मैप है हमारे सिस्टम का वो उसका भी पार्ट नहीं होगी। इस तरह से रूल ब्रेक हो जाएगा। दूसरा हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं रूल ऑफ कॉम्बिनेशन के ज़रिए। इन ट्रैफिक लाइट में भी एक सीक्वेंस होता है बिल्कुल लैंग्वेज की तरह। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह इन ट्रैफिक लाइट में सबसे पहले ग्रीन लाइट आती है, फिर येलो लाइट और फिर रेड लाइट। अगर हम इसके सीक्वेंस को चेंज कर दें यानी कि इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, इसका सीक्वेंस हम कर दें रेड, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो लाइट, तो इससे जो है वो लॉजिक ब्रेक हो जाएगा, रूल ब्रेक हो जाएगा। बेसिकली ये ट्रैफिक लाइट की जो एग्जांपल है ये स्ट्रक्चरलिज्म इसलिए शो कर रही है रियल लाइफ में क्योंकि इसमें हम हिस्ट्री को नहीं देखते कि किसने इन लाइट्स को इन्वेंट किया, बल्कि हम अंडरस्टैंड करते हैं इसके इंटरनल पैटर्न को और सीक्वेंस को, इसके रूल्स को। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम लैंग्वेज के रूल्स को अंडरस्टैंड करते थे। पहला था रूल ऑफ कॉम्बिनेशन और दूसरा था रूल ऑफ प्रैग्मेटिक यानी कि रूल ऑफ सिलेक्शन या इसको सब्स्टिट्यूशन रूल भी कहते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं बोर्ड गेम्स की यानी कि चेस की गेम की। इसमें हमें किंग की हिस्ट्री को जानने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें सिर्फ ये देखना होता है कि वो मूव कैसे करता है।
इसका मतलब हमें हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ रूल्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल लैंग्वेज की तरह। और जो चेस के रूल्स होते हैं वो लिखे होते हैं एक हैंड बुक के अंदर, जबकि जो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं वो स्टोर होते हैं बोलने वाले के दिमाग के अंदर। तो इसलिए जो चेस की गेम है वो रियल लाइफ एग्जांपल है स्ट्रक्चरलिज्म की। फर्डिनांड डी सोशियो का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम स्ट्रक्चरलिज्म में। उसको फादर कहा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म का। उससे पहले जो लोग थे वो लैंग्वेज की हिस्ट्री को देखते थे, जबकि उसने कहा कि ये रॉन्ग अप्रोच है लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की। फर्डिनांड ने कहा कि अगर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है तो उसकी हिस्ट्री को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसके सिस्टम को देखना चाहिए जो एग्जैक्ट मोमेंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। उसने इसको कंपेयर किया चेस की गेम के साथ। जैसे कि लैंग्वेज में हमें सिर्फ रूल्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, उसकी हिस्ट्री को नहीं। सिमिलरली हम चेस गेम के अंदर भी हिस्ट्री को नहीं देखते, सिर्फ गेम के रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। उसने लैंग्वेज को ब्रेक किया दो कॉन्सेप्ट में, शो करने के लिए लैंग्वेज को एज अ सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो उसने दिया वो था साइन और आर्बिट्रेरी, मतलब कि जो लफ्ज़ होते हैं और जो थिंग्स उन लफ्ज़ों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, उन दोनों के दरमियान कोई रियल कनेक्शन नहीं होता। मतलब कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान कोई रियल कनेक्शन नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मतलब कि हम किसी के सामने अगर डॉग का लफ्ज़ यूज़ करें, किसी ऐसे इंसान के सामने जिसने पहले कभी इंग्लिश लैंग्वेज ना सुनी हो, तो ये जो लफ्ज़ है डॉग, वो उसको उस एनिमल के बारे में नहीं बताएगा कि वो एनिमल कैसा है। इसका मतलब लेबल जो है वो आर्बिट्रेरी होता है। डॉग की जगह हम कोई और लफ्ज़ भी उसके लिए यूज़ कर सकते थे। इसका मतलब जो मीनिंग होते हैं दे ओनली कम फ्रॉम डिफरेंसेस। वर्ड डॉग का जो मतलब है वो हमें इसलिए पता चलता है डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि ये डिफरेंट है कैट से, ये बर्ड नहीं है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी सिमिलर है कि मीनिंग कम फ्रॉम डिफरेंसेस, मतलब कि किसी भी लफ्ज़ का अपना कोई मतलब नहीं होता। वर्ड्स का जो मतलब है, लफ्ज़ों का जो मतलब है वो हमें पता चलता है उन अपोजिट वर्ड से जिनके अगेंस्ट वो स्टैंड करते हैं सिस्टम के अंदर। इसकी एक छोटी सी मिसाल देख लेते हैं, जैसे कि डे है दिन, उसके मीनिंग का हमें पता चलता है क्योंकि ये अपोजिट है नाइट से। हॉट का मतलब हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि ये स्टैंड करता है अपोजिट टू वर्ड कोल्ड। वर्ड्स का अपना कोई मतलब नहीं होता। तो इन शॉर्ट फर्डिनांड ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर कि हमें लैंग्वेज की हिस्ट्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि एग्जैक्ट मोमेंट पे उसके सिस्टम की तरफ, उसके रूल्स की तरफ देखना चाहिए। और इसकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने इसे कंपेयर कर दिया था गेम ऑफ चेस के साथ, कि उसमें भी हम ये नहीं देखते कि किंग की हिस्ट्री क्या है, बल्कि हम ये देखते हैं कि किंग मूव कैसे करता है गेम के अंदर। उसके बाद हम सेकेंड थ्योरी देखते हैं जनरेटिविज्म। जनरेटिविज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है वो रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं हमारे माइंड के अंदर। मतलब कि हम लैंग्वेज की मेमोराइजेशन नहीं करते, इसको मेमोराइज नहीं करते, बल्कि ये लॉजिकल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। जब हम सेंटेंसेस को सुनते हैं तो हम उनको कॉपी नहीं करते, उनको मेमोराइज नहीं करते, उनको रिपीट नहीं करते, बल्कि हम न्यू सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं हमारे इनर कोड यानी कि बिल्ट इन रूल्स के साथ जो हमारे ब्रेन के अंदर ऑलरेडी होते हैं। जनरेटिविज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रेन होता है वो हिडन मैनुअल ऑफ ग्रामर होता है। मतलब कि हमारे दिमाग को ऑटोमेटिकली पता होता है कि वर्ड्स को कैसे कंबाइन करना है टू मेक सेंस, और ये सब ब्रेन अपने इंटरनल रूल्स की वजह से करता है जो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं ब्रेन के अंदर। जनरेटिविस्ट का ये बिलीव है कि जब हम पैदा हुए तो बेसिक ब्लूप्रिंट ऑफ रूल्स था हमारे दिमाग के अंदर। इसी की वजह से जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्विकली लर्न करते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज को स्क्रैच से लर्न नहीं कर रहे होते, नए सिरे से लर्न नहीं कर रहे होते, बल्कि वो एक्टिवेट करते हैं अपने सिस्टम को जो ऑलरेडी उनके माइंड्स में होता है। दोनों थ्योरीज का ज़रा कंपैरिजन देख लेते हैं इजी वर्ड्स के अंदर। अगर स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो मैप ऑफ साइंस है, साइंस यहाँ पे सिर्फ वर्ड को नहीं कहेंगे, एक लफ्ज़ को नहीं कहेंगे, बल्कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज को कहेंगे। अगर स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो मैप ऑफ साइंस है तो जनरेटिविज्म थ्योरी जो है वो फैक्ट्री मशीन होती है। स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी हमें मैप शो करती है कि चीज़ें कहाँ पर हैं, थिंग्स कहाँ पर हैं। यहाँ पे थिंग्स का मतलब है मेंटल कॉन्सेप्ट या आइडियाज़, जबकि जो जनरेटिविज्म थ्योरी है वो एक फैक्ट्री मशीन की तरह होती है जो कि रॉ मटेरियल लेती है, मतलब कि मेंटल वोकेबलरी को लेती है। जब हम कोई नया लफ्ज़ सुनते हैं, यूज़ करती है इंटरनल रूल्स जो कि ऑलरेडी हमारे ब्रेन्स के अंदर होते हैं बाय बर्थ,
और बिल्ड करती है समथिंग न्यू, मतलब कि न्यू सेंटेंसेस को। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं थ्योरी ऑफ जनरेटिविज्म के। सबसे पहले है यूनिवर्सल ग्रामर। जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं इन सब का सेम बेसिक रूल्स होते हैं ह्यूमन माइंड के अंदर, जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। इन रूल्स की वजह से जो चिल्ड्रन है वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को आसानी से खुद ही सीख लेते हैं किसी फॉर्मल टीचिंग के बगैर। सेकंड कॉन्सेप्ट है जनरेटिविज्म थ्योरी के अंदर इनेटिज्म। इनेटिज्म एक ऐसा बिलीफ है कि हम लोग लैंग्वेज के एक नेचुरल बायोलॉजिकल स्किल के साथ पैदा हुए हैं। लैंग्वेज को हम एक हैबिट की तरह लर्न नहीं करते, बल्कि इसके ऑलरेडी बिल्ट इन रूल्स हैं हमारे दिमाग के अंदर। ये पॉइंट्स हमें ये चीज़ क्लियर करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज इसीलिए आसानी से लर्न कर लेते हैं क्योंकि दे आर बोर्न विद यूनिवर्सल ग्रामर एंड इनेटिज्म, मतलब कि ऑलरेडी उनके दिमाग के अंदर बिल्ट इन रूल्स होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं जनरेटिविज्म की। बच्चे जो हैं वो ऐसे सेंटेंसेस सुनते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने होते, लेकिन इमीडिएटली वो उन सेंटेंसेस के मतलब को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो ये सब इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी बिल्ट इन रूल्स हैं लैंग्वेज के लिए, और वो उस लैंग्वेज को स्क्रैच से नए सिरे से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने दिमाग को एक्टिवेट कर देते हैं उन ट्रिगर्स के ज़रिए। ट्रिगर्स यहाँ पे एक्ट करता है जब वो कोई नया लफ्ज़ सुनते हैं, कोई नया सेंटेंस सुनते हैं, तो उनका दिमाग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर जो बिल्ट इन रूल्स होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सेकंड एग्जांपल है कि हम लोग खुद जो हैं वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम सिर्फ रिपीट नहीं कर सकते सेंटेंसेस को, हम ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो हमने कभी भी ना सुने हों। और ये सब इनेट लैंग्वेज रूल्स की वजह से पॉसिबल है, जो ऑलरेडी हमारे ब्रेन के अंदर ब्लूप्रिंट की फॉर्म में फिट होते हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ मेमोराइज या रिपीट नहीं करते वर्ड्स या सेंटेंसेस को, बल्कि हम न्यू वर्ड्स या सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जनरेटिविज्म और मेंटलिज्म थ्योरी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। जनरेटिविज्म थ्योरी फोकस करती है हमारी इंटरनल फैक्ट्री रूल्स के ऊपर, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर जो रूल्स होते हैं बिल्ट इन, कि वो रूल्स कैसे वर्क करते हैं टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस। जबकि जो मेंटलिज्म थ्योरी होती है वो ब्रॉडर थ्योरी होती है। ये ब्रॉडर थ्योरी हमें बताती है कि लैंग्वेज जो है वो फिजिकल या बिहेवियर प्रोसेस नहीं होता, बल्कि लैंग्वेज एक मेंटल प्रोसेस होता है दैट एग्जिस्ट डीप इन माइंड। जनरेटिविज्म थ्योरी जो है वो हमें एक्सप्लेन करती है उन एग्जैक्ट फैक्ट्री मशीन के बारे में, उन मेंटल रूल्स के बारे में, कि वो मेंटल रूल्स जो ऑलरेडी बिल्ट इन है हमारे दिमाग के अंदर वो कैसे वर्क करते हैं टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस। तो हम कह सकते हैं कि जनरेटिविज्म थ्योरी जो है वो एक स्पेसिफिक थ्योरी होती है जिसके अंदर हम माइंड्स को, दिमाग को देखते हैं ऐसा मशीन जिसके अंदर बिल्ट इन रूल्स होते हैं टू क्रिएट इनफिनाइट सेंटेंसेस। जबकि जो मेंटलिज्म थ्योरी होती है वो ब्रॉड होती है। इसमें हम सिर्फ उन बिल्ट इन रूल्स को नहीं देखते कि वो नए सेंटेंसेस कैसे क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि ये ब्रॉडर थ्योरी हमें एक ब्रॉडर आइडिया देती है कि लैंग्वेज एक मेंटल और इंटरनल प्रोसेस है, फिजिकल और बिहेवियर प्रोसेस नहीं होता। उसके बाद हम डिफरेंस देख लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म और जनरेटिविज्म के दरमियान। स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी में हम लैंग्वेज को एक मैप की तरह देखते हैं जिसके अंदर वर्ड्स जो हैं वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मतलब कि लैंग्वेज जो है वो एक इनविजिबल वेब की तरह होती है जिसमें हर सिंगल वर्ड दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट होता है। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हम लैंग्वेज की हिस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि उसके रूल्स के ऊपर फोकस करते हैं। इसको हम दो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम चेस को देख लेते हैं। इसमें हम ये नहीं देखते कि चेस के अंदर जो किंग है वो उसकी हिस्ट्री क्या है, हम ये देखते हैं कि वो गेम के अंदर मूव कैसे करता है। दूसरा, इस थ्योरी के अंदर हमें ये पता चलता है कि मीनिंग कम फ्रॉम डिफरेंसेस। हम ट्रैफिक लाइट के एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, और इसका मतलब हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि ये डिफरेंट होती है येलो लाइट से और ग्रीन लाइट से। और दूसरा, हम इसके अंदर स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी के अंदर सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक सीक्वेंस होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो रूल ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह हम ट्रैफिक लाइट के सीक्वेंस को भी चेंज नहीं कर सकते जो कि येलो, रेड और ग्रीन होता है। ऐसा करने से रूल्स ब्रेक हो जाएंगे। स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी का मोर फोकस रूल से भी ज़्यादा होता है स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप के ऊपर। मतलब कि स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप रेफर करता है साइंस को। स्ट्रक्चरलिज्म का फोकस होता है रिलेशनशिप ऑफ साइंस के ऊपर। मतलब कि हाउ एवरी साइन, यानी कि एवरी वर्ड इज रिलेटेड टू अदर साइन, अदर वर्ड। और स्ट्रक्चरलिज्म में हमें ये पता चलता है कि वर्ड का अपना कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, बल्कि इसका मतलब हमें डिफरेंसेस से पता चलता है। अगर हम किसी ऐसे इंसान के सामने वर्ड डॉग यूज़ करें जिसने कभी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं सीखा, तो उसे नहीं पता चलेगा कि ये
डॉग एनिमल के बारे में बात हो रही है। हमने बात की कि स्ट्रक्चरलिज्म में मीनिंग हमें डिफरेंसेस से पता चलता है, जैसे कि वर्ड बिग का मतलब हमें पता चलता है इसके अपोजिट वर्ड स्मॉल से। और स्ट्रक्चरलिज्म में हम फोकस करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि कैसे जो बिग और ह्यूज हैं ये रिलेटेड हैं, ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे से, क्योंकि ये सिमिलर हैं। और इसी तरह हम देख लेते हैं कि जो बिग और स्मॉल वर्ड है ये भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि अपोजिट हैं। तो हम वर्ड्स का रिलेशनशिप देखते हैं, साइंस का रिलेशनशिप देखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म एक इंटायर वेब की तरह होती है जो हमें शो करती है कनेक्शन लफ्ज़ों के दरमियान। हम आसान वर्ड्स में कह सकते हैं कि ईच वर्ड मीन्स बेस्ड ऑन वेयर इट सिट्स इन रिलेशन टू अदर। जबकि जनरेटिविज्म थ्योरी में लैंग्वेज को हम देखते हैं एक मशीन की तरह जो यूज़ करती है बिल्ट इन रूल्स को जो ऑलरेडी हमारे माइंड में होते हैं टू क्रिएट न्यू सेंटेंसेस। कि किस तरह हम बिना मेमोराइज किए या रिपीट किए इनफिनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं अपने बिल्ट इन सिस्टम की वजह से जो ऑलरेडी हमारे ब्रेन में होता है।